डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनमोल क्लासेस। तो बच्चों, आपकी बहुत डिमांड थी कि जो मैथमेटिक्स है हम हिंदी में भी कराएं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो इंग्लिश में मैथमेटिक्स है वो हमने करा रखा है। तो यदि आप इंग्लिश में देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के या फिर उस पर सर्च कर लीजिएगा, या फिर सीधा सा जो आपको चैप्टर है उसका नाम आप इंग्लिश में डालेंगे तो वीडियो आपको इंग्लिश में मिलेगा, और जो चैप्टर का नाम है हिंदी में डालेंगे तो हिंदी में मिलेगा। हिंदी में ये हमारा पहला वीडियो है। तो बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले बच्चों कुछ हमें और संख्याएं हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, अंग्रेजी में इनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? ये आपकी 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बच्चों ये अनंत तक जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि केवल और केवल नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या में आप 0 ऐड कर देते हैं तो ये संख्याएं बन जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। यानी कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। दोनों ही अनंत तक जाती हैं। काउंटिंग नंबर्स होते हैं, गिनने का काम आता है इनको। तीसरा है बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? इन दोनों नंबर को हम मिला दें, यानी कि ऐसे करके स्टार्ट करें हम लिखना 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। इनका बच्चों एक दूसरा सेट बना दें। जैसे बच्चों ये यहाँ पे 1 है तो इसका -1 -2 -3 -4, इनका जो जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हम इधर माइनस में लिख दें तो इनका एक सेट बन जाएगा बच्चों। तो पूरी प्राकृतिक संख्याएं और उनका एक एक संख्या माइनस में, तो ये पूरे नंबर कहलाएंगे आपके पूर्णांक। पूर्णांक बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यानी कि 0 से इधर वाले जो नंबर होंगे वो सभी होंगे बच्चों धनात्मक पूर्णांक। यानी कि धनात्मक पूर्णांक आपके स्टार्ट होंगे 0 से। 0 कोई पूर्णांक नहीं होता। 1 2 3 4 5 जो आपके धनात्मक हैं। और बच्चों 0 से लेफ्ट हैंड यानी कि खैरे हाथ वाले नंबर जो माइनस के आपको दिख रहे हैं वो सभी होंगे ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक, ठीक है। आगे आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होता है? जिनका हम रोजाना प्रयोग करते हैं, रोजाना प्रयोग करते हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे हम रोजाना यूज करते हैं 1 180 -180 पाई √2, इन सभी नंबर का हम रोज़ाना अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। वो सभी नंबर कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं। बच्चों वास्तविक संख्याओं को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनका ए नंबर है, यानी कि 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। इसका ए टाइप है परमेय संख्या और बी टाइप है इसका अपरमेय संख्या। यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या ये दोनों वास्तविक संख्या का प्रकार हैं। यहाँ पर आप ऐसे करके लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि परमेय संख्या क्या होती हैं। तो ऐसे नंबर बच्चों जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो सभी नंबर आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। P/Q कंडीशन रहेगी बच्चों इसमें Q ≠ 0। यानी कि बच्चों आप किसी भी संख्या को P/Q यानी कि भिन्न की फॉर्म में लिखो, ऐसे करके 4/3 7/5
और 0/2। बच्चों ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है लेकिन नीचे वाली संख्या 0 नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपका अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 4/0, तो ये परमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। ऐसे नंबर जिनको हम जैसे √2, √3, √4। अब बताइए क्या √4 को मैं अपरमेय संख्या में लिख सकता हूँ? कि √4 को अपरमेय संख्या में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि √4 को हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर रूट में जिनको रूट से बाहर निकाला जा सकता है उनको हम अपरमेय संख्या के अंदर नहीं लिखेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 को हम अपरमेय संख्या में नहीं लिखेंगे, क्योंकि √9 को बच्चों हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में आता है बच्चों पाई। अब आप कहोगे बच्चों पाई की वैल्यू तो 22/7 रहती है। पाई की वैल्यू कितनी रहती है? 22/7। तो 22/7 भिन्न की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा हो गया परमेय संख्या। जब इसकी वैल्यू परमेय है तो फिर ये अपरमेय कैसे हो गई? तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इसकी पाई की जो वैल्यू होती है इसके बराबर नहीं होती है, ये इसके लगभग होती है। कैसे होती है? लगभग 22/7 होती है, ना कि बराबर होती है, ठीक है बच्चों। ये इसके बराबर नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम पाई को अपरमेय संख्या के अंतर्गत मानते हैं। अभी आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये है बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपके चैप्टर नंबर 1 में पहली प्रमेय का दे रखी है। ये है 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq धन r, और जो r की कंडीशन है वो ये रहेगी R4 होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। शेषफल आपका 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। अब ये a, b, p, q ये सब क्या हैं ये मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन बच्चों उससे पहले मैं कुछ भाग करने वाला हूँ। जैसे मैं बच्चों 3 का भाग देता हूँ 10 में, 3 तिया 9। फिर बच्चों मैं क्या करता हूँ 3 का भाग देता हूँ 15 में, 3 पंजे 15, यहाँ पे शेषफल 0। फिर मैं भाग देता हूँ 4 का भाग देता हूँ 3 में। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? या तो पॉइंट लगाना पड़ेगा या फिर इसको क्या बिना पॉइंट के भी दे सकते हैं। बच्चों इसको बिना पॉइंट के भी हम भाग लगा सकते हैं, क्योंकि भाग लगाते समय हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ऐसे भाग लगाते हैं हम। लेकिन हम ऐसे कर लें इससे पहले 4 गुणा 0, तो 0 आएगा, यानी कि इसमें हम 0 बार भाग लगाएंगे और 0 आएगा, तब हमारा जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 3। अब आपने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों। फॉर्मूला क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। याद आ रहा है आपको? आ रहा है तो हाँ बोलो। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसमें हम बात करें बच्चों तो ये वाला है आपका भाजक और ये है आपका भागफल और ये है आपका शेषफल। और बच्चों जिसमें भाग लगाया है वो कहलाता है भाज्य। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भाज्य लिखेंगे 10 बराबर भाजक 3 से भाग लगा रहे थे
भागफल कितना आया 3 प्लस शेषफल कितना आया 1। तो इस वाले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपकी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसमें क्या अंतर है बच्चों, जो आपका भाज्य है उसको लिखा गया है a और जो भाजक है उसको लिखा गया है b गुणा भागफल को लिखा गया है q प्लस जो शेषफल है उसको लिखा गया है r, क्योंकि r4 अंग्रेजी में रिमाइंडर रहता है बच्चों। अब यहाँ पर एक बात आप समझिएगा कि जो r की कंडीशन है, r की कंडीशन कैसी रहेगी कि r यहाँ पर देखो, r यानी कि शेषफल यहाँ पर 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 3 आया, यानी कि कभी भी जो आपका शेषफल आएगा वो 0 से बड़ा आएगा या तो 0 के बराबर आएगा। एक कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन, आपने यहाँ पे 3 का भाग लगाया 10 में तो शेषफल आया 1, यानी कि शेषफल जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हो उससे छोटा आया। यहाँ पर आपने 3 का भाग लगाया तो शेषफल 0 आया, यानी कि जिस संख्या से आपने भाग लगाया उससे यहाँ भी शेषफल छोटा आया। यहाँ पर आपने 4 का भाग लगाया तो शेषफल 3 आया, यानी कि आपने जिस संख्या से भाग लगाया तो उससे शेषफल आपका छोटा आता है। तो दूसरी कंडीशन बच्चों ये बनेगी, जो आपका शेषफल रहेगा, शेषफल को बच्चों r लिखते हैं रिमाइंडर, तो जो आपका शेषफल है वो हमेशा छोटा रहेगा आपके b से, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं बच्चों उसको हमने भाजक माना है और भाजक को आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय में b लिखते हैं, तो ये r हमेशा b से छोटा रहेगा। अब इन दोनों से मिलकर के एक कंडीशन बनेगी कि जो r है अपना 0 हो सकता है और या फिर 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन ये हमेशा b से छोटा रहेगा। तो ये है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बच्चों। तो अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो ये है बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको समझेंगे ये क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बच्चों क्या है, किसी भी समस्या को स्टेप वाइज सॉल्व जो करते हैं उसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका यूज कहाँ है बेटा, तो इसका यूज है टू फाइंड HCF, मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात करने में। जैसे मान लो आपके पास 2 नंबर हैं 12 और 18, इनका आपको HCF निकालना है, यानी कि मासापा निकालना है। तो अब आप कहोगे कि सर हम पर तरीका आता है इनका मासा निकालने का, तो सबसे पहले मैं वही तरीका कर रहा हूँ जो आप पर आता है, जो आप जानते हैं। ठीक है, आप कौन सा जानते हैं, गुणनखंड वाला तरीका। सबसे पहले आप 12 के गुणनखंड करोगे 6, 3 और 1। इसके बाद 18 के गुणनखंड करोगे 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, अभी आप कैसे लिखोगे, 12 के गुणनखंड लिख दो कैसे, और 18 के गुणनखंड लिख दोगे 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे बेटा वो आप उतार लोगे, क्योंकि इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन जो फैक्टर होते हैं, कॉमन को हम हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो 2 और एक 3। तो इनको लिखोगे आप 2 गुणा 3। तो आप कहोगे सर इसका HCF हमने निकाल लिया बहुत ही जल्दी, जो कि कितना है 6। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन बेटा फिर इसका प्रयोग क्यों आया। भारतीय जो शिक्षा का जो सिस्टम है वो बेवकूफ़ तो नहीं है,
कोई ना कोई इसका प्रयोग होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसलिए आया बेटा क्योंकि 12 और 18 आपके बहुत छोटे नंबर हैं, इनका एचसीएफ आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, लेकिन जब नंबर बड़ा आ जाता है तो उस समय पे ये गुणनखंड विधि फेल होने लगती है। उस समय हमें प्रयोग करना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसका प्रयोग कैसे करना होता है, जैसे आपकी बुक का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बड़ा वाला, उसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा उसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें 4052 और 12,576 इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इसका एचसीएफ इससे पहले हमने जो पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी के द्वारा इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से छोटी संख्या पकड़ते हैं और बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। जैसे 4052 इसको मैंने पकड़ा और 12,576 इसमें हमने भाग लगा दिया। जैसे अभी मैंने आपको 12 का और 18 का करके दिखाया, तो पहले मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ जिससे आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। जैसे 12, आपको 2 नंबर दे रखे हैं 12 और 18, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। तो 12 का आपने भाग लगाया 18 में, तो 12 एकम 12। अब आपका इसको घटाने पर बचा 6। अब आपको क्या करना है, दोबारा से जो 6 बचा है इसका आप भाग लगाएंगे, जिससे पहले भाग लगा देते हैं, यानी कि 6 का भाग लगा देंगे 12 में, 6 दूनी 12। अब आपका शेषफल 0 आ गया। यहाँ पर आपका शेषफल 0 आता है, वहीं आपको रुकना है। तो बच्चा इसको कैसे लिखना है, 18 को आप लिख सकते थे 12 गुणा 1 प्लस में जितना आपका शेषफल आया। याद आ रहा है, पिछले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी की तरह यहाँ पे आप इसको सीख देना है। अब 12 को आप लिख सकते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 6 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना आया 0। तो यहाँ पर 0 आ जाए तो अब इसमें से एचसीएफ किसको मानेंगे बच्चों, जिस संख्या से भाग देने पर हमारा जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल वो 0 आए, तो वही संख्या हमारी कहलाती है एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब इधर आ जाओ। अब 4052 का भाग लगाना है हमें 12,576 में। तो बेटा ये जाएगा लगभग 3 बार, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हासुल 1, 3 चौक 12। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 6 गए तो 0, 7 में से 5 गए तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, 452 बचा। अभी हमें क्या करना है, 452 का दोबारा से 4052 में भाग लगा देना है। 420 का दोबारा से इसमें भाग लगा देना है। तो 420 का ये भाग जाएगा बच्चों आपका 9 बार, क्योंकि अगर 10 बार कर देते हैं तो ये 4200 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 0, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। नहीं ये गलत हो गया क्या, 9 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0, 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 420 गुणा 9, 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 3780। अब इसको घटाएंगे 2, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ पे 1 हासुल इधर ले ली तो 9 बचा, 9 में से 7 गए तो 2, 272 आ गया। अब 272 का भाग लगा देना आपको 420 में। ठीक है, तो 272 का 420 में भाग जाएगा बच्चों 1 बार। अब इसको घटाना है, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ से 1 आंसू ले ली, 11, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ पे बचा 1, 148। अब 148 का फिर दोबारा से किसमें भाग लगा देना, 272 में। यानी कि पहले हम जिस संख्या से भाग लगाते हैं फिर उसी संख्या में जो शेषफल बचता है उस शेषफल का भाग उसी संख्या में लगा देते हैं जिससे पहले भाग लगा रहे होते हैं। 272 में लगा देंगे बच्चों, तो 1 ही बार जाएगा।
12 में से 8 गए तो 4, यहाँ से एक आंसू इधर गई, 6 में से 4 गए तो 2, और यहाँ पे बचा 124। अब 124 का भाग लगा देंगे 148 में। जब तक 0 नहीं आएगा ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक ही बार जाएगा, कटाएंगे, 4, 24 बचा। अब 24 का भाग लगा देंगे 124 में, तो 24 पंजे होते हैं 120, 4 बचा। अब 4 का भाग लगा देंगे 24 में, और 4 छक्के 24। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यहाँ पर हमें रुक जाना है। अभी हमें क्या करना है बच्चों, इनको जो अभी मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको बताया था उसकी फॉर्म में इसको लिखना है। सबसे पहले हमने 12,576 में भाग लगाया, तो 12,576 को बच्चों हम लिख सकते हैं 4052 गुणा 3, 4052 गुणा 3 प्लस जितना शेषफल बचा, तो शेषफल बचा था 420। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, फिर हमने भाग लगाया था 4052 में, ध्यान से समझना, 4052 में भाग लगाया था। अब 4052 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 420 गुणा 9, 420 गुणा 9 प्लस जितना शेषफल बचा, तो यहाँ पर शेषफल बचा था 272। अभी 420 को हमें लिखना है, तो 420 को हम क्या लिख सकते हैं, 420 में मैंने भाग लगाया था 272 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 272 गुणा 1 प्लस शेषफल, शेषफल बचा 148, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। अभी हमें 272 को लिखना है, तो 272 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 148, ये 148 आया, 148 गुणा 1, 148 गुणा 1 प्लस शेषफल बचा 124। अभी हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा यहाँ से कटेगा, मैं इधर ले जाऊँगा। ठीक है, 148 को लिखना है, 148 को मैं लिख सकता हूँ 124 गुणा 1 प्लस शेषफल बचा 24। अब 124 को मैं लिख सकता हूँ, 124 को मैं लिख सकता हूँ 24 गुणा 5, 24 गुणा 5 प्लस शेषफल बचा 4। अब 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6 प्लस शेषफल बचा 0। यानी कि बच्चों 4 का भाग लगाने पर शेषफल 0 बच रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो ये था बच्चों आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।